जी हां, तहव्वुर हुसैन राणा को लाया जा रहा है भारत। उसका प्रत्यर्पण मुमकिन हुआ है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है भारत की। बड़ी कवरेज लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर जारी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर कई बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच तहव्वुर को भारत लाया जाएगा, ये पता चला है। हालांकि दूसरी बड़ी खबर इस बीच ये है कि सरकार ने इसके लिए अब तैयारी पूरी कर ली है और बड़ी खबर पर एक डिटेल जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हाई प्रोफाइल वकील नियुक्त किया है, मान पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। और तीसरी बड़ी खबर इस बीच समेत, जी हां, तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडोज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार हैं। और पांचवी बड़ी खबर, जैसे ही तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा, एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी। सूत्रों के मुताबिक 17 साल बाद हाफिज सईद का अगला नंबर हो सकता है, ये हम सब उम्मीद करते हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर हर बड़ी अपडेट टीवी 9 आप तक ग्राउंड जीरो से सीधे पहुंचा रहा है। तो तहव्वुर राणा को लेकर सबसे बड़ी खबर यह कि पालम एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। आपको बता दें, मार्क्समैन गाड़ी स्टैंड बाय में रखी गई है। बड़े आतंकी और गैंगस्टर को लाने में ही मार्क्समैन गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को। और यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मार्क्समैन गाड़ी में किसी तरह का हमला कारगर नहीं होता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कमांडोज भी मौजूद हैं। और पालम एयरपोर्ट पर ही एनआईए तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करेगी। एनआईए हेडक्वार्टर लाने से पहले राणा का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद राणा की कोर्ट में पेशी होगी। तो पूरा जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि तहव्वुर राणा जब भारत की धरती पर लाया जाएगा तो उसके बाद किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी और किस तरह से उसे कोर्ट में किया जाएगा पेश। आतंकी तहव्वुर राणा पर ही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। डीसीपी साउथ एनआईए ऑफिस पहुंचे हैं। सुरक्षा का जायजा डीसीपी साउथ ले रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार एनआईए मुख्यालय से हमें एक तस्वीर भी भेज रहे हैं। फिलहाल इस वक्त ये लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जहां तहव्वुर राणा पर ही ये इस वक्त की बड़ी खबर। डीसीपी साउथ एनआईए ऑफिस पहुंचे हैं, सुरक्षा का जायजा डीसीपी साउथ ले रहे हैं। तो जितेंद्र, सुरक्षा का जायजा जिस तरीके से इस वक्त डीसीपी साउथ ले रहे हैं, तस्वीरें हमने देखी, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं तैयारी कैसी। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखाएंगे, मैं एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने मौजूद है। और ये देखिए जो रास्ता है वो पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम लोगों के लिए आवाजाही पूरे तरीके से बंद कर दी गई है एनआईए हेडक्वार्टर के सामने, क्योंकि अब से कुछ देर बाद तहव्वुर राणा को इसी एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा। मार्क्समैन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो मार्क्समैन जो गाड़ी है जिसमें अक्सर आपने देखा होगा आतंकियों के या फिर बड़े गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई, उनको कोर्ट में पेशी के दौरान इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। इसके अलावा किसी भी तरीके के केमिकल अटैक तक का फर्क इस गाड़ी के ऊपर नहीं पड़ता है। साथ ही इसके अंदर जो ट्रेंड स्वात कमांडोज होते हैं उनकी तैनाती की जाती है। तो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। करीब 11 गाड़ियों का काफिला होगा, जिसके अंदर 2 से 3 इस तरीके की मार्क्समैन जो वैन है वो मौजूद होंगी। अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की स्वात कमांडो मौजूद होगी। और जो रास्ता है, जिस रास्ते से एयरपोर्ट से और सीधा एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को, वो रास्ता भी लगभग चिन्हित कर लिया गया है और उस रास्ते पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो कहा जा सकता है अब से कुछ देर बाद तहव्वुर राणा को यहां लाया जाएगा। उसके बाद अरेस्ट मेमो भरा जाएगा। अरेस्ट मेमो भरने के बाद बाकायदा उसका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट करने के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या उसको फिजिकली कोर्ट के सामने पेश किया जाए रिमांड के लिए, या फिर इसी एनआईए हेडक्वार्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको कोर्ट में पेश किया जाए। बिल्कुल, तो अब एनआईए की अपने स्तर पर की गई तैयारी की एक तस्वीर जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमें दिखा रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है कि आगे किस तरीके से समीर एनआईए सीधे सवाल जवाब करेगी। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जिनके जरिए 26/11 की उन कड़वी यादों को आज हम एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनका 26/11 को एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो 4 दिन कैसे बीते, ये भी वो हमें बता रहे हैं, क्योंकि कई मेहमान ऐसे हैं जो खुद इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं और लगातार TV9 भारतवर्ष पर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सरोज कुमार रथ भी मौजूद हैं, लेखक द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक्स के। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, NSG के पूर्व ऑफिसर। संदीप उन्नीथन हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीज ऑफ मुंबई 2611 के। प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने 26/11 की मुंबई में पहुंचकर कवरेज की, और न सिर्फ कवरेज की बल्कि उस दौरान जो तमाम पत्रकार इसे लीड कर रहे थे उसकी पूरी टीम को उन्होंने लीड किया। अब्दुल वदूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, इस्लामाबाद से। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर लाइव नजर आएंगे। आरजू काजमी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। और हुसैन बगदादी 26/11 हमलों के चश्मदीद भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर मौजूद हैं। सबसे पहले सरहद पार का ही रुख कर लेते हैं, आरजू कासमी हमारे साथ हैं। आरजू, आपके हिसाब से पाकिस्तान में तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन को लेकर क्या खबरें चल रही हैं और ये कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ISI और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच की जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो यही शख्स था, तहव्वुर राणा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में बतौर मेडिकल ऑफिसर रह चुका है, सर्व कर चुका है, कनाडा का नागरिक है और इसकी बड़ी भूमिका थी 26/11 टेरर अटैक को अंजाम देने में। देखिए, पाकिस्तान की स्टेट का तो जाहिर है कि एक जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है ही नहीं, ये तो अमेरिकन सिटीजन है और इसके ऊपर जो भी लॉ अप्लाई होता है वो अमेरिकन लॉ है। तो उसके हिसाब से अगर इसको भारत के हवाले किया जा रहा है तो उससे पाकिस्तान की स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, अमेरिकन नहीं, कनाडाई, कैनेडियन जी, तो बहरहाल वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं माना जा रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कैनेडियन हो या अमेरिकन हो। लेकिन उसके ऊपर क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है तो हम उसको हमेशा की तरह इस चीज को अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कि जिस वक्त ये अटैक हुआ था उसके कुछ टाइम के बाद नवाज शरीफ साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर 3 बार रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से ये अटैकर्स जो थे वो गए थे और इन्वॉल्व थे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को वापस भी ले लिया था। जाहिर है प्रेशर आया होगा उन्हें कहीं ना कहीं से। उसके साथ ही साथ हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर इंटरव्यू किया था और बाद में वो भी मुकर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी फैमिली यहाँ नहीं है। तो जाहिर है पाकिस्तान में इस चीज़ से पीछा छुड़ाने की या इसको डिनाई करने की ही पोजीशन में पाकिस्तान रहेगा और वही हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि अब मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा राणा को। एक और बड़ी खबर, जेल के अंडा सेल में तहव्वुर को रखा जाएगा। अजमल कसाब को भी अंडा सेल में ही रखा गया था। आपको बता दें, तहव्वुर राणा भारत के खिलाफ जंग लड़ने का आरोपी, UAPA एक्ट, हत्या की साजिश का ये आरोपी, जिसको अब भारत लाया जा रहा है और भारत में जिस स्तर पर तैयारी की गई है उसको लेकर इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में राणा को रखा जाएगा। जेल के अंडा सेल में तहव्वुर को रखा जाएगा। जयप्रकाश सिंह लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जयप्रकाश सिंह की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के उसी आर्थर रोड जेल के बाहर, जिसमें मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को करीब 3.5 साल तक अंडा सेल में रखा गया था। ये जो आर्थर रोड जेल है, इसी के अंदर एक विशेष अदालत बनाई गई थी उस वक्त, और इस विशेष अदालत में 26 नवंबर 2008 के सभी जो उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें मोहम्मद अजमल कसाब के साथ 2 आरोपी और इंडियन पकड़े गए थे, उनका ट्रायल चला था। और इस ट्रायल के बाद इसी जेल में, इसी आर्थर रोड मुंबई की मध्यवर्ती कारागृह के आर्थर रोड जेल के अंदर जो विशेष अदालत बनाई गई थी, वहां अजमल कसाब को फांसी की सजा मुकर्रर की गई और फांसी की सजा 2011 में अजमल कसाब को दी गई। करीब 3 साल तक ये ट्रायल चला। इस ट्रायल में तमाम जो गवाह है, करीब 650 गवाह, आई विटनेसेस, चश्मदीद, उनकी यहाँ पर गवाही हुई। देविका, जिसके पैर में गोली लगी थी CST रेलवे स्टेशन पर, उसकी गवाही हुई। इसके अलावा छोटू चाय वाला जो CST रेलवे स्टेशन पर जिसे कसाब ने गाली दी थी, उसकी गवाही हुई। ऐसे तकरीबन 600 से ज़्यादा लोगों की गवाही हुई, जिसमें पुलिस वाले शामिल थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था। वो पुलिस टीम DB मार्ग पुलिस स्टेशन की, वो उसमें शामिल थी। और कसाब को जो कसाब ने जिस हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी, उनको शहीद किया था, उस गाड़ी में
अरुण जाधव नाम का एक कांस्टेबल बैठा था, उसकी गवाही हुई थी। तो ऐसी तमाम गवाहियों के बाद अजमल कसाब को इसी अर्थर रोड जेल की विशेष अदालत के अंदर फांसी दी गई थी। और ये फांसी जो है उसे यरवड़ा जेल के अंदर जो मीरा बोरवणकर उस समय जेल आईजी थी, उन्होंने अपने सामने दिलवाई थी। एक बड़ी बात यह है कि जो तहव्वुर राणा पकड़ा गया है, जिसे अमेरिका से लाया जा रहा है भारत, उस तहव्वुर राणा को भी पहले एनआईए इंट्रोगेशन करेगी, एनआईए एक एफआईआर दर्ज करेगी, दिल्ली में उसका इंट्रोगेशन होगा, उसके बाद इसी अंडा सेल में मुंबई में उसे लाया जाएगा। और सीनियर जर्नलिस्ट प्रबल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रबल सर, जानते हैं कि किस तरीके से कसाब को देखते हुए भी बड़े स्तर पर तैयारी हुई थी, और हालांकि गृह मंत्रालय का आखिरी फैसला होता है, लेकिन इस वक्त ये जो खबर आ रही है राणा को लेकर, कहां रखा जाएगा, किस तरीके से, किस निगरानी में रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, चूंकि जो वारदात हुई है वो वारदात मुंबई में हुई है, तो जाहिर तौर पर मुकदमा वहीं दर्ज किया एनआईए ने, तो उनको वहीं मुंबई में ही रखा जाएगा। सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी होके उनके खिलाफ जो भी चार्जशीट करेगी, और जब तक एनआईए जो है अपने चार्जेस पेश करती है कोर्ट के सामने, तब तक वो जेल में रहेंगे। अहम ये है कि राणा की सुरक्षा, क्योंकि हमारे पास कसाब के अलावा दूसरा एक पाकिस्तानी मूल का आदमी है जो कि जिसकी भूमिका 26/11 में एक अहम रही है, वो हमारे हिंदुस्तान के कब्ज़े में आया है। तो इसको सुरक्षित रखना ये हम लोगों के न केवल हित में है, बल्कि ये एक ऐसा अस्त्र है जिसका इस्तेमाल आप पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। और जो नॉन स्टेट एक्टर की बात कहता है कि न ये नॉन स्टेट एक्टर जाके काम करते हैं, एक्चुअली वो स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट हैं। ये जो अहम है वो राणा जो है, राणा इसलिए भी अहम है क्योंकि वो उनकी भूमिका को नरेट करेगा और बताएगा कि इनका रोल क्या रहा है। तो इनकी सुरक्षा अहम होगी, क्योंकि वो जेल है, तमाम तरह के क्रिमिनल एलिमेंट भी हैं, और कोशिश भी की जाएगी कि राणा को मारने की, जान से मारने की और उनको रास्ते से हटाने के लिए वो चुनौती भी है मुंबई और पुलिस के लिए और गृह मंत्रालय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, एनएसजी कमांडोज का क्या शानदार रोल रहा, क्या जांबाज तरीके से जांबाजी दिखाते हुए बुलंद हौसलों के साथ एनएसजी की टीम, एनएसजी के कमांडोज ताज होटल के अंदर दाखिल होते हैं और ऑपरेशन खत्म करके लौटते हैं। वो मंजर भुलाए नहीं भूलता, और निश्चित तौर पर सलाम करने का मन करता है बहादुरी को। आप किस तरह से देखते हैं? आप खुद एनएसजी में सर्व कर चुके हैं, उस ऑपरेशन के दौरान आपका क्या रोल था, आप कहां पर थे, यह भी हमें बताइए। और आज तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने के बाद वो क्या बात है जो आपके जहन में इस वक्त चल रही? देखिए, ऐसा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत का एक वो फोर्स है जो फेडरल कंटिजेंसी फोर्स बोलते हैं, जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ही रेज किया गया था। इसके अंदर 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप उस समय रेज किया गया था काउंटर हाईजैक ऑपरेशंस के लिए। तो मैंने 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को 5 साल कमांड किया, जो पूरे बड़े ऑपरेशन हमारे भारत में चलते रहे उस दौरान। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो स्पेशल एक्शन ग्रुप्स थे उस समय, वो दोनों ग्रुप जो हैं वो 20 मिनट्स स्टैंड बाय अलर्ट में रहते थे, जो कि 20 मिनट के नोटिस में एकदम मोबिलाइज होके भारत के अंदर यहाँ कहीं पर भी अगर उनकी आवश्यकता हो तो मोबिलाइज करके बाय एयर लॉन्च किए जा सकते थे। इस हालत में भी जब ये 26/11 का हमला हुआ, तो जैसे ही खबर मिली थी मानेसर में बटालियन को, तो हमारे सारी फोर्स जो थी वो स्टैंड बाय में बैठी हुई थी मोबिलाइज होने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का हुक्म आते आते घंटों बीत गए, नहीं तो ये ऑपरेशन बहुत जल्दी चालू हो जाता। तो आफ्टर जब ये लोग वहाँ पहुँचे मुंबई में और उनको टारगेट पे लेके जाया गया, और टारगेट में जो मेन थे, जो ओबरे होटल, ताज होटल और नारिमन, 3 टारगेट थे, सैकड़ों कमरे, 3 बड़े टारगेट। उसके अंदर कितने टेररिस्ट हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, कोई खबर नहीं उसके बारे में, क्योंकि कोई रेगुलर कांटेक्ट नहीं हो रहा था उस समय जो मुंबई पुलिस का टेररिस्ट के साथ में एंगेजमेंट का। तो एक तरह से जो एनर्जी जब वहाँ पहुँची तो बिल्कुल ब्लाइंड हालत में गई, और उनको खुद ही अपना पूरा रिकॉनेसेंस करके ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। और इस ऑपरेशन में सबसे पहले मुद्दा था हॉस्टेजेस को या उन नागरिकों को बचाया जाए जो इसके जद में आ रखे हैं, उनको सेफली बाहर निकालने के बाद
टेररिस्ट का खात्मा किया जाए। दत्ता तो साहब आप माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि आपने आम लोगों की ही बात की है और इस बीच बता दूं होटल जिस तरीके से टारगेट पर थे, होटल के बिल्कुल नजदीक जो रेस्टोरेंट है वहीं 26/11 हमले के चश्मदीद इस वक्त हुसैन हमीद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुसैन साहब, इस वक्त यही सवाल सबसे बड़ा है, जो उस वक्त आपने देखा वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट पर होटल को लिया गया, आम नागरिक सीधे तौर पर टारगेट थे, आप वहां पर मौजूद थे, आपने क्या देखा था? नियोपोल काफे में था। बोलिए हुसैन आपको हमीद आवाज साहब, आ- बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमें पता है आप उस वक्त जब हमला हो रहा था तो आप लियोपोल्ड कैफे में ही मौजूद थे, क्या आपने देखा जरा तफसील से बताइए। ओके सर, वो बोलने के लिए भी डर लगता है। समझ सकते हैं जी, बोलिए। हम जब नाश्ता करके आए अपोलो में से, होटल है अपोलो बाजू में, अपोलो होटल में बाजू में होटल है, उधर नाश्ता करके आए। फिर हम गए नियोपोल कॉफे के इधर रूम पूछने के लिए। हम गाइड है, बॉम्बे दर्शन ये कराते हैं, टूरिस्ट लोग को घुमाते, रूम दिखाते हैं हम। तो हमने उसको होटल पूछा, बराबर 9:05 बज रहा था, 9:05। उन दोनों को होटल पूछा तो उन दोनों एक्शन करके मेरे को बोले ऐसा, एक्शन से ऐसा जाओ बोले। तो मैं थोड़ा आगे गया तो उन लोग निकाले बैग निकाले, तो रील निकाले, बंदूक में डाले, बड़ा बंदूक था उसमें डाले रील, और एक मैडम गोरे सिगरेट पी रहे थे, उनके मुंह पे रखे, धड़ा चलाए। मैं रन करके छुप के देख रहा था क्या क्या कर रहे थे। तो इन लोग दोनों जो भागे तो मैं 2 पत्थर उठाया। पत्थर उठाया तो पीछे गया तो इन लोग का रनिंग बहुत स्पीड था सर, स्पीड था। जी, तो जी। पीछे रिटर्न आया तो बॉडी उठाते मैं गया, ऐसा लगा सब गोली खबरस्तान। 5-10 मिनट पहले सब पब्लिक थे, मॉल अच्छा था, तो इन लोग पूरे खबरस्तान करके गए पाकिस्तान वाले लोग। अच्छा, और ये कसाब के साथीदार थे इधर मेरे सामने, ताज होटल के पीछे भागे, पूरा गोली चलाए इधर मेरे सामने। सब ध्यान मैं देख रहा था कैसा कैसा गोली चला रहे, बैग खोल रहे, रील डाल रहे, चला रहे, आड़े टेढ़े एक्शन में गोली मार रहे लोग। और जो भी मर रहा था ऐसा लग रहा था हमारा घर वाला है, गुजर रहा है। सही बात है हुसैन साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। बोल ये जो दर्दनाक कहानी, खौफनाक कहानी, दिल दहला देने वाली कहानी आपने 26/11 की सुनाई है, आपसे हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन। 26/11 एनएसजी ऑपरेशन के दौरान ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने ताज होटल के अंदर जो ऑपरेशन चलाया गया था आतंकियों के खात्मे का, उसे लीड किया। संदीप सेन सर, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर एक बार फिर। मैं चाहूंगा अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि जब यह खबर सामने आई कि मुंबई पर आतंकी हमला हो गया है, उसके बाद मुंबई पुलिस का पहला रोल और उसके बाद एनएसजी कमांडोज का जब रोल, भूमिका शुरू हुई और आप लोगों को ताज होटल के अंदर भेजा गया, उस वक्त किस तरह की चुनौतियों को आप लोगों को सामना करना पड़ा सर? पहले मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मैं ताज होटल में बाद में पहुँचा। पहले मैं खबार्ड हाउस जो नरीमन हाउस था उसके ऑपरेशन का इंचार्ज था। अच्छा, ये कहानी जब शुरू हुई थी, टेररिस्ट अटैक बॉम्बे में शुरू हुआ था, तो जैसे आप सभी लोगों को लग रहा था कि ये एक गैंग वॉर है, और हम भी एनएसजी में अपने यूनिट में बैठे हुए थे और हमने भी इसको एक गैंग वॉर ही सुना सबसे पहले जो न्यूज़ मीडिया से खबर आई। लेकिन जब हमने कैमरे में लाइव उसका प्रसारण आने लगा, तब हमें पता लग चुका था कि 9, साढ़े 9 बजे के करीब कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, वो ये गैंग वॉर नहीं है, जबकि एक टेररिस्ट अटैक है। राइट। तो जैसे कि जनरल दत्ता ने बताया, यूनिट जो है वो 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने बिना कोई हुक्म आए, बिना कोई ऊपर से मैसेज आए, हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए और बैठ गए थे। 9:30 बजे तक पूरी की पूरी यूनिट 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए तैयार बैठी थी। और हम लोग टीवी को, हमने यूनिट को इकट्ठा करके गाड़ियों में बैठा के सामने टीवी लगा दिया था और हम देख रहे थे। लेकिन क्योंकि
बॉम्बे में ही इतना कन्फ्यूजन था, पुलिस के अंदर इतना कन्फ्यूजन था, उनकी टॉप हायरार्की उसको टैकल करने में बिजी थी, और उस समय की जो सरकार थी वो इस समय जल्दी हमारे को भेजने का निर्णय नहीं ले पाई, तो इस वजह से हमको लेट होता रहा। और हम क्योंकि हुकुम के अंदर चलते हैं और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमको बोल सकती है कि आप जाओ, तो हमको करीब रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब ये बोला गया कि आप अब निकलिए, और उसमें भी कन्फ्यूजन था कि कितने लोगों को जाना, कितनों को नहीं जाना। तो खैर हमारी पहली टीम निकली जो मुंबई सुबह 5:30 बजे पहुंच गई थी। हमारा केवल उद्देश्य ये था कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचें, जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी कम जाने हम टेररिस्ट के हाथों से हम बचा सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को, और जितना हमको लेट होगा टेररिस्ट उतनी ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाएंगे। तो शुरू की टीम सर, आतंकियों से आपका पहला आमना सामना कहां पर और कब हुआ, वो अगर आप कुछ बयां कर पाएं उस वक्त के बारे में, उस लम्हे के बारे में। जी हाँ, तो जब ये इसकी जब पूरा का पूरा अनफोल्ड हुआ कि कितना अटैक हुआ है, कहाँ कहाँ पे अटैक हुआ, तब मेरी टीम जो थी वो सेकंड टीम थी जो पहुंची। ओके। मैं 27 तारीख की करीबन 11:30, 12 बजे मुंबई पहुंचा, एयरपोर्ट में लैंड हुए अपनी टीम को लेके। उस समय तक भी बॉम्बे पुलिस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। मेरे को नरीमन हाउस जाने के लिए बोला गया, तो मेरा आमना सामना नरीमन हाउस में करीबन 5, साढ़े 5 बजे के से शुरू हुआ 27 तारीख मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ। ओके। और इस बीच एक और तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि 26/11 हमलों में शामिल सभी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे। उन्होंने कैसे भारतीय बोट पर कब्जा किया और मुंबई में एंट्री हुई। जयप्रकाश सिंह, जिन्होंने इस खबर को समीर आपके साथ ब्रेक करके एक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी, वो इसी बारे में और इंफॉर्मेशन इस वक्त बता रहे हैं। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस साजिश को अंजाम दिया था। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद, ज़कीर रहमान लखवी, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा ने इस पूरे जो आतंकी हमले हैं मुंबई में कैसे करना है उसकी पूरी योजना मुजफ्फराबाद में बनाई थी, और एक मॉडल बनाया था ताज होटल का, और ताज होटल ही इनके प्राइम टारगेट पर था। इसके बाद नरीमन पॉइंट के साथ साथ जो मलबार हिल है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर का बंगला और दूसरे मंत्रियों के जो बंगले हैं वो इनके टारगेट पर थे। एक बड़ी बात यह है कि समुंदर जो अरब सागर है, अरब सागर के पाकिस्तान की सीमा से ये गुजरात की सीमा तक, यानी कराची से गुजरात तक ये पाकिस्तान के फिशिंग बोट से आए, और पाकिस्तान से गुजरात के सीमा पर आने के बाद इन्होंने कच्छ की सीमा के आगे कुबेर नाम की जो एक शिप है, जो फिशिंग शिप है, उसे हाईजैक किया। कुबेर के शिप पर जो उस समय क्रू था उसमें एक अमर सिंह सोलंकी की हत्या की, और अमर सिंह सोलंकी की हत्या करने के साथ 4 और क्रू मेंबर की हत्या करने के बाद ये कुबेर जो शिप है, फिशिंग बोट है, उसे हाईजैक करके मुंबई की सीमा तक ले आए। और मुंबई की समुंदर सीमा में आने के बाद इन्होंने कुबेर के अंदर रखी रबर की एक डिग्गी से उसमें बैठे 10 जो आतंकी थे। तहव्वुर राणा इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। तहव्वुर राणा के आने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान के 3 आर्मी अफसर जो उस वक्त हमले में कॉन्स्पिरेंसी में शामिल थे, उनके नाम का खुलासा हो पाएगा, और बहुत सी जानकारियां NIA को, रॉ को और भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिल पाएंगी। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडियो में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। संदीप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, आपने तो एक बाकायदा बुक भी लिखी है 26/11 के अटैक पर, ब्लैक टॉर्नेडो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना बड़ा लम्हा है, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकी हमला जिस सरकार में हुआ वो सरकार इस आतंकवादी को भारत नहीं ला पाई। ये कितनी बड़ी कामयाबी है? किस तरह के रासपाश होने की उम्मीद है तहव्वुर राणा के जरिए? बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि 26/11 का जो षड्यंत्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है,
वो किस हद तक वो प्लानिंग किया था उन्होंने 26/11 को एक बड़े टेररिस्ट अटैक की तरह एस्टैब्लिश करने के। 9/11 के बाद ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था। ये इसको पाकिस्तान आर्मी और ISI ने प्लान किया था। उसकी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी ये थी कि वो कुबेर से आए ये 10 आतंकवादी, पहले वो कुबेर को डुबा देते और फिर क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ ये इंडियन ID कार्ड्स थे, वो उन्होंने लाल कलावा धागा भी बांधा हुआ था। उनको ये दिखाना था कि ये जो आतंकवादी थे वो इंडियन आतंकवादी थे। इंडियन दक्कन मुजाहिदीन करके एक फर्जी एक ग्रुप का नाम दिया था उनको, और ये दिखाना चाहते थे कि ये पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था इसमें, ये सब लोकल टेररिस्ट थे। और उनका जो उद्देश्य था 5 जगह पे सीज करने का था। ताज के 2 होटल्स पे, ओबरॉय, कबाड़ हाउस और VT स्टेशन पे भी उन्होंने रेके किया था कि साइमल्टेनियसली ये आके 5 जगहों पे कब्जा करके 1000 से ऊपर लोगों को मार के सीज करते 3-4 दिन तक। ये बहुत ही हमारी खुशकिस्मती थी उस दिन की। हमारे मुंबई पुलिस और कमांडोज के आने के बाद डेथ टोल इतना कम हुआ, इसकी वजह से ये 1000 के ऊपर नहीं जा पाई इनकी जो प्लानिंग थी। और तहव्वुर हुसैन राणा का जो एक हमने जो डिस्कस किया था वो एक्चुअली एक स्लीपर सेल के इंचार्ज थे। ISI की जो स्लीपर सेल थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था नॉर्थ अमेरिका के, उन्होंने हायर किया था डेविड हेडली को पूरी रेके करने का। तो तहव्वुर राणा का है डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान ISI के साथ। वो हमें ये बता सकते हैं कि वो कौन कौन से जनरल थे पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने इस प्लान को अंजाम दिया था, जिन्होंने 2 साल से लगातार 2006 से लेके 2008 तक उन्होंने जो प्लानिंग किया था। पाकिस्तान नेवी भी शामिल थी इसमें, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है उनकी जो होम मिनिस्ट्री इक्विवेलेंट है, उन्होंने भी हमारे जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनको उधर इस्लामाबाद में बुलाया था एक काउंटर टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए। और उस रात 26/11 के रात पे जब हमारे होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स जो उनको पता था कि वो NSG को भेजने के को जिम्मा उनके ऊपर होगा, उन्होंने उनको इस्लामाबाद बुलाया था और इस्लामाबाद से दूर एक मरी करके एक जगह पे उनको रखा गया ताकि वो कंप्लीटली आउट ऑफ कम्युनिकेशन रहे कि पहले जो एक दिन के अंदर कोई कमांड और कंट्रोल नहीं हो इंडिया में। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कुछ छोटे छोटे घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमने, जैसे कि अजमल कसब को जिंदा पकड़ लिया हमने उस रात को। वही हमले के डार्क सीक्रेट्स को लेकर सरोज जी ने भी किताब लिखी है। इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। रोक रही हूँ कुछ देर के लिए आपको, क्योंकि कैसे 26/11 में शामिल पाक सेना के ऑफिसर्स के नाम सामने आएंगे, यही बड़ी बात अब आप कह रहे हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद आगे होगी पूछताछ, क्योंकि आतंकी पहले से ही अपने जिस तरीके से टारगेट फिक्स कर चुके थे। 2 आतंकियों ने यहूदियों के प्रार्थना घर नरिमन हाउस पर भी हमला किया, जिसे आपको बता दें कि जबार हाउस के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह उसी नरिमन हाउस पहुंचे, चश्मदीदों से उन्होंने बात की। उनकी अब ये एक और रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त कुलाबा की बस्ती में मौजूद हैं, उस बस्ती में जहां पर जो इजरायलीज का धार्मिक केंद्र है छबाड़ हाउस वो यहाँ पर मौजूद है। छबाड़ हाउस यानी नरिमन हाउस वो यहाँ पर मौजूद है। और 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें इसी नरिमन हाउस को निशाना बनाकर इन आतंकियों ने यहाँ पर गोलीबारी की थी। प्रशांत, आप बताएं कि क्या काम करते हैं और इसी इमारत में आप रहते थे? ये जो इमारत है छबाड़ हाउस के बगल वाले, इसी इमारत में रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे उस तरफ जिधर से छबाड़ हाउस का एंट्रेंस है ना, वहाँ पे। मैं फिलहाल नेवल डॉकयार्ड में काम करता हूँ एज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आप बताएं वो 26 नवंबर 2008 का दिन किस तरह से आपके सामने आया? कहाँ पर उस वक्त आप थे? आपकी फैमिली कहाँ पर? मेरी फैमिली तो इधर ही थी। वो दिन तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि पूरा रोड में कांचें गिरी हुई थी, पत्थरें गिरी हुई थी, जबकि व्हीकल्स वो बम्बार्डिंग की वजह से सब उल्टी सीधी हो गई थी। चलने के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ से भी पैक था, वहाँ से भी पैक था। बहुत मुश्किल टाइम था बाहर निकलना। और लगातार गोलियां हम देख रहे हैं, दीवार के ऊपर बहुत सारी गोलियों के निशान हैं। ये गोलियां किसने बरसाई थी? ये गोलियां तो आतंकवादी लोग ने बरसाई थी, जबकि वो गोलियां मेरे घर से भी थोड़ी बहुत बरामद हुई थी। तो चारों तरफ आतंकवादी गोली बरसा रहे थे? बरसा रहे थे सामने से, क्योंकि सामने से उनको रेडी पोजीशन मिल रहा था फायरिंग करने के लिए। जबकि तो उनके टारगेट पे सिर्फ नरिमन हाउस के इजरायलीज नहीं थे, अगल बगल के बस्ती वाले भी थे जिनको वो सामने से शूट कर रहे थे?
अगल बगल के तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो अंधाधुंधी शूटिंग कर रहे थे। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, अभी 26/11 के उन लम्हों को हम स्टूडियो में भी याद कर रहे थे, क्योंकि प्रबल प्रताप सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे। आप अभी रिपोर्ट फाइल जब कर रहे थे तो हम लोग इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से रात 8 बजे का वो बुलेटिन एक पैकेज चलता है और उसके बाद फिर आपका फोनो थ्रू किया जाता है। मैं इसी तरह टीवी स्टूडियो में लाइव था, और किस तरह से 26/11 के हमले को अंजाम देने वाले एक आतंकी ने आपके ऊपर राइफल तान दी थी। जरा उसका तस्करा आपके मुंह से भी मैं सुनना चाहूंगा। उस वक्त आपकी आंखों देखी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल समीर, आप एंकरिंग कर रहे थे और मैं फील्ड पे था। मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट फाइल हुई थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। हेमंत करकरे जो इस आतंकी हमले में शहीद हुए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके मैं और मेरे एक साथी निशाद, हम लोग क्राफर्ड मार्केट के क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। 9 बजे के शो का एक हमारा लाइव प्लान था, 8:30 बजे हुआ, फिर 9 बजे हुआ। और जब मैं लाइव कर रहा था उसी वक्त मेरे मोबाइल पर लगातार जो है मिस कॉल्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैं इरिटेट हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने फ़ोन काटा, मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि यहाँ फायरिंग हो रही है और आप कंटिन्यू बिजी हैं। तो मैं उतनी सी बात सुना और हमने अपनी ओबी वैन और पूरा जो 2 रिपोर्टर 2 कैमरामैन, हम सीधे वहाँ पहुँचे ताज होटल के मेन गेट के पास। और वहाँ जिस तरह से एम्बुलेंसेज एक के बाद एक जा रही थी, गाड़ियों के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। जो जिस गाड़ी में देख रहा है उस गाड़ी में घायल या तो जो अचेत अवस्था में डेड बॉडीज सिर्फ जाते हुए हमें दिखाई दे रही थी। पूरा एरिया जो है वो सुन्न था, वहाँ पर कोई भी पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं थी और सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये गोलियां आपसी गैंगवार का नतीजा है। और हमने गैंगवार की खबर फोनो की, आपने फोनो उस वक्त रिकॉर्ड किया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डीसीपी नागरे पाटिल की वहां पर गाड़ी मौजूद थी, वहां उसका ड्राइवर था। मैं जब वहां गया तो उसी वक्त जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और जो गोकुल चैट से भागते हुए काफ़ी लोग हमारे सामने से गुजरे, वो बेतहाशा अंधाधुंध भाग रहे थे। उनको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब उनके भागने की आवाज़ थम गई उसके बाद पीछे से 2 लड़के आए, वो युवा थे, उनके पीठ पर पिट्ठू बैग था, आगे AK-47 राइफल थी। वो मेरी तरफ आए, मैं गाड़ी के अंदर लपका, ड्राइवर गाड़ी में बैठा जो पुलिस का ड्राइवर था, और वो मेरी बाईं तरफ से मेरी कनपटी पर गन लगाए और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने मुझे ये पता ही नहीं था कि ये टेररिस्ट हैं। मुझे ये लगा कि ये कोई पुलिस वाले हैं या कोई यहाँ के लोकल्स हैं। तो मैंने उनको नाम नहीं बताया। मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ और इसकी लड़की की शादी है, मैं इन्विटेशन लेने आया हूँ। और इतना सुनने के बाद पीछे का आदमी ने उसको कहा कि छोड़ इसको, और पंजाबी भाषा के एसेंट में उसने कहा। तो इसने गन का जो बैक जो हिस्सा होता है उससे मेरे कंधे पे उसने जोर से मारा। और उसके बाद वो धन्यवाद गेट के आगे के रास्ते से, 2 धन्यवाद गेट हैं, यानी ताज होटल के पीछे 2 बैक गेट हैं। पहला बैक गेट छोड़कर वो आगे के बैक गेट से वो दोनों अंदर घुस गए और उसके बाद ये दोनों अंदर गए। पहले से 2 अंदर मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं, इतना सुनने के बाद मैंने प्रबल जी को फ़ोन किया, मैंने किरण जी को फ़ोन किया, लगातार असाइनमेंट से बात होती रही मेरी। और उसी बीच में मैं लाइव थ्रू हो गया, लाइव पैच हो गया। लाइव पैच होने के करीब 5 से 10 मिनट के अंदर एक हैंड ग्रेनेड ऊपर से मेरे ऊपर फेंका गया। लेकिन वो हैंड ग्रेनेड, क्योंकि मेरे कैमरे की लाइट जल रही थी, रात का वक्त था, 9:30 बजे के आसपास का, और उस वक्त वो हैंड ग्रेनेड करीब 50 मीटर दूर वो जो रेती का बहुत बड़ा जो एक ढेर होता है उस पर गिरा, क्योंकि वहाँ रोड बनाने का काम चालू था। तो 2 बार उस वक्त जो है ये अटैक हुआ। और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, लगातार उनको जो उस वक्त मिला, अंधाधुंध वो गोलियां बरसा रहे थे। उनका टारगेट ये था कि जो जैसे दिखे उसको मारो, किसी को छोड़ो मत। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे से जेपी, मुझे वो लम्हे याद हैं और उन कड़वी यादों को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी जब आप उसका जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले प्रबल जी ने उसका जिक्र किया, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं उस लम्हे को याद करके। हालांकि उस वक्त क्या हुआ जयप्रकाश हमें बता रहे हैं, लेकिन अब आगे होगा क्या, इस पर भी हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए। रजनीश, क्विक अपडेट, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तैयारियों को लेकर एक रिपोर्ट आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में तहव्वुर राणा को यहीं से बाहर निकाला जाएगा।
यहाँ पर पुलिस की चौकसी भी बढ़ गई है और थोड़ी गतिविधियाँ भी बढ़ गई है। लगातार पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और कुछ अधिकारी इस वक्त एयरपोर्ट के भीतर भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे के आसपास में तहव्वुर राना यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद सीधे उसको यहाँ से NIA के हेडक्वार्टर में ले जाया जाएगा और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो वहाँ पर पूरी की जाएगी। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है और इंतज़ार सिर्फ किया जा रहा है 26/11 के मास्टरमाइंड और देश के सबसे बड़े आतंकवादी जिसने 26/11 घटना को अंजाम दिया है उसको भारत लाए जाने की जो 16 साढ़े 16 साल से जो मांग की जा रही थी, एक्सट्रेडिशन की जो एक तरह से डिमांड थी वो अब पूरी हुई है और आगे NIA इस पूरे केस में कैसे उससे पूछताछ करेगी और क्या जानकारी। उसी पूछताछ को लेकर रजनीश अहम है और ये सवाल मैं सरोज कुमार रथ से कर रही हूं जिन्होंने सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक रखी है। अब यही सीक्रेट सामने आएंगे कि आखिर पाकिस्तानी सेना का कनेक्शन कैसे है, किसने फंडिंग की, किसने ट्रेनिंग की, किसने प्लान बनाया। सरोज साहब, अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा निकलने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि जब हम इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि बाकी लोगों को कैसे हम दंड देंगे, तो उनका क्या रोल है, वो तो कोर्ट में ही पेश होंगे, कोर्ट में ही उनके खिलाफ सबूत होगा। तो इसमें एक प्रोविज़न होता है कि जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज, जो कि नुरेम्बर्ग ट्रायल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था और ICTY में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूगोस्लाविया में भी इसको किया गया था। तो इसमें सिर्फ वही एक प्रोविज़न है जिसको तहत हम तहव्वुर राना को दंड दे सकते हैं। उसके अलावा ये नो डाउट है, ये कि कोई संदेह नहीं है कि उसके माध्यम से हमें पाकिस्तान के बारे में, जो कि उनके अंदरूनी कार्यकलाप है, उसके बारे में हमें ISI के बारे में काफ़ी सारे जानकारी मिलेगा। लेकिन वो कितना बताएगा, वो मिरांडा कानून का हवाला ले लेगा, साइलेंट रहने के लिए वो कहेगा। उसके अभी भी PTI ने रिपोर्ट किया है कि उसको 7-8 किस्म की बीमारी है, कई लाइलाज बीमारी है बोल रहे हैं। अब वो आने के बाद वो कितना कोऑपरेट करेगा उस पर भी डिपेंड करता है। फिर उसका मेमोरी कितना है, जैसे कि हम लोगों का भी अभी मेमोरी कुछ फिल्टर होने लगा है। तो आगे की कार्रवाई बहुत इतना ज़्यादा हमें कोई एनकरेजिंग होने वाला है नहीं। ठीक है, यानी आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है। प्रबल जी, किस तरह से आप देखते हैं ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है? और निश्चित तौर पर जब कसाब का कबूलनामा सामने आया था, उससे तरह तरह के राज जांच एजेंसियों ने उगलवाए थे, तो पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था उस आतंकी ने। अब 26/11 के ही हमलों से जुड़ा दूसरा आतंकी हमारे पास आ रहा है, जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। आने वाले वक्त के लिए क्या उम्मीद की जाए? राणा तो आ गया, हाफिज सईद भी आएगा क्या? ये नौबत भी आएगी क्या? देखिए, हाफिज़ के बारे में कहना थोड़ा अभी दूर की बात होगी, क्योंकि हाफिज़ जाहिर तौर पे अभी पाकिस्तान की हुकूमत या उनकी खुफिया एजेंसी के प्रोटेक्शन में है, तो उसको लाना नामुमकिन सा लगता है। जहाँ तक तहव्वुर राना की बात है, वो आया है एक अपने आप में, मैं इसको एक अचीवमेंट मानता हूँ, कामयाबी मानता हूँ इस नज़रिए से, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि वो 26/11 हो गया, हमको पता था। अब ये मेजर इकबाल, समीर, ये जो कोड नेम हैं या रियल नेम हैं, कौन लोग हैं, तो ये उसमें एक साफगोई आएगी और वो साफगोई से कम भारत को अपना ये दावा पेश करने में मजबूती मिलेगी, जिसमें वो लगातार करता रहा है कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं हैं, ये स्टेट एक्टर्स हैं, यानी उनकी हुकूमत के लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं और लगातार देते रहे हैं। तो अगर उसका खुलासा होगा और वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग का नाम बाहर आता है, तो भारत के उस दावे को मजबूती होगी, जिसके बिना पर भारत ये कह सकता है कि नहीं भाई, अब पाकिस्तान UN में जाए और कहेगा कि नहीं भाई, पाकिस्तान को आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि इनकी तो हुकूमत लड़ी है अब यहाँ पे। तो अब ये जो अभी तक जो दलील होती रहेगी नॉन स्टेट एक्टर, अभी हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जो बैठे थे वो भी कह रहे थे कि साहब वो हैं, कुछ लोग जाके कर देते हैं। अरे कुछ लोग कैसे कर देते हैं? 6-6 महीने आप ट्रेनिंग कराते हो, आपकी नेवी लगी हुई है, आपके इंटेलिजेंस, तो वो सारे जो राज खुलेंगे वो होंगे। वो एविडेंस वो कितनी दे पाएगा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि वो इंडिकेट कर देगा कि पाकिस्तानी हुकूमत के कौन लोगों का कितनी भूमिका रही है। यानी आने वाले वक्त में तहव्वुर हुसैन राणा के जरिए जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है, उसके बाद पाकिस्तान पर एक इंटरनेशनल प्रेशर, एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता है। 20 सेकंड का वक्त है, दत्ता जी जल्दी से। जी बोलिए दत्ता साहब। हाँ, ओके, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहेगा
कारगिल में भी आपने देखा था उदाहरण कि जब हमने पाकिस्तानी आर्मी के जो रेगुलर पकड़ के वहाँ मरे पड़े थे, जिनको लेने से मना कर रहे थे, उनका दाह संस्कार हमने किया था। और अगर आपको याद हो कि हमने उस समय जब इंटरसेप्ट हुआ था, परवेज मुशर्रफ चाइना में बैठा हुआ था, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये काउंटर अटैक कर दिया इंडिया ने तो टूटी तो हमारे हाथ में है। किसकी टूटी? टेररिज्म की टूटी। हम जब मर्जी चला दें, जब मर्जी बंद कर दें। तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये पाकिस्तान लगातार करता चला आया है, आगे भी करता रहेगा। और ये अभी भी डिनाई करेंगे कि हम इन्वॉल्व नहीं थे, ना हमारी ISA इन्वॉल्व थी, ना हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी। ठीक है, नॉन स्टेट लेकिन सर देखना यही है कि पाकिस्तान का पर्दाफाश अब एक बार फिर से कैसे होगा। हालांकि अब भारत में तहव्वुर राणा के साथ क्या होगा, कहां लेकर जाया जाएगा, किस तरीके से तैयारी की गई है, इसी पर लगातार TV9 भारतवर्ष की ये मेगा कवरेज जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।